बच्चों, वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। तो आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है एमसीक्यू क्वेश्चन का। आज हम लोग एक नया एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी आज इस लेक्चर में पॉसिबल हो पाएंगे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड के लिए भी बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, और साथ साथ अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो जेई नीट तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे चैप्टर सेकंड से चल रहे हैं, क्लास 12 चैप्टर सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ ही गया है, हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, वो कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड है। एक कैपेसिटर यहाँ है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है और तीसरा कैपेसिटर यहाँ है। ये तीनों देखने में तो बिल्कुल सीरीज़ में दिख रहे हैं, बट इनमें एक वायर कनेक्ट हुए हैं। एक वायर यहाँ से उठ के यहाँ लगा हुआ है और दूसरा वायर यहाँ से लेके यहाँ लगा हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि अगर इसका कैपेसिटेंस C है, इसका भी C है, इसका भी C कैपेसिटेंस है, तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो अब तुम लोग जानते हो ये देखने में तो बिल्कुल सीरीज़ लग रहा है, बट ये सीरीज़ है नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, या फिर मैं तो कहता हूँ कि कोई भी अगर आपको ना समझ में आए कि ये सीरीज़ है कि पैरेलल, तो कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको यूज़ करना चाहिए पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या करना है कि एक पॉइंट के पोटेंशियल को V मान लो और दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल को 0 मान लो। तो अब तुम लोग जानते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक में केवल वायर है, कोई डिवाइस नहीं है। और जब केवल वायर होगा तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि जब तक कोई डिवाइस नहीं आएगा पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो यही वायर सीधे उठ के यहाँ भी आया है, तो यहाँ पर अगर V तो यहाँ भी V, क्योंकि इस वायर में तो कोई डिवाइस नहीं है, बीच में डिवाइस है पर इसमें नहीं है, इसलिए ये V डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। इसी तरह अगर ये 0 है तो यहाँ भी क्या आएगा, 0, और यही 0 उठ के यहाँ आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, अब हमें हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल मिल गया है। देखो ये कैपेसिटर V और 0 के बीच में, ये वाला भी V और 0 के बीच में, ये भी V और 0 के बीच में। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो मैं एक पॉइंट ले लूँगा V और दूसरा पॉइंट ले लूँगा 0, और कोई तो पॉइंट हमें मिला नहीं यहाँ पर। अब पहला कैपेसिटर भी किसके किसके बीच में, V और 0, तो मैं ऐसे बना लूँगा, ये पहला कैपेसिटर हो गया V और 0 के बीच में। दूसरा कैपेसिटर भी देखो V और 0, कहोगे सर 0 और V, तो बात तो वही हो गई यार, चाहे इधर से स्टार्ट करो या इधर से। मान लो मैं कहूँ 0 से V, तो तुम लोग कहोगे सर 0 से चालू होना चाहिए, तो ये लोग चालू कर दिए और ये कैपेसिटर लगा दिया और ये V पे पहुँचा दिया इसको, तो बात तो वही हो गई ना, चाहे V से चलो चाहे 0 से चलो। ठीक है, तो ये दूसरा कैपेसिटर लग गया। तीसरा भी V और 0 के बीच में है, तो ये देखो तीसरा लग गया। और अब तुम लोग ध्यान से देखो, क्या वही तीनों कैपेसिटर सीरीज में दिख रहे हैं या पैरेलल में? तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने से जो कैपेसिटर सीरीज में दिख रहे थे वो एक्चुअली पता चले कि वो पैरेलल में है। और पैरेलल में तुम लोग जानते हो टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3। अब यहाँ पर बताओ C1 + C2 + C3, तीनों C हैं, तो टोटल कितना आंसर हो जाएगा, 3C। तो टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज 3C। तो 3C आपका आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर C। देख रहे हो सारी कहानी C में है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट MCQ क्वेश्चन था। अब सेकंड MCQ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड MCQ क्वेश्चन, अब सेकंड MCQ क्वेश्चन देखो फिर से आपके स्क्रीन पे है। इसमें हमसे कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज्ड एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी।
तो एक कैपेसिटर है जिसको पहले चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद फिर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। पहले तो उसको चार्ज किया और फिर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो तुम लोग जानते हो जब कोई कैपेसिटर चार्ज होता है, मान लो ये कैपेसिटर है, इसको चार्ज कर दिए तो इसके पास कुछ चार्ज आ गया Q। अब इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट करके और इसमें डाई इलेक्ट्रिक स्लैब मींस डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं इसमें। तो आपको टॉपिक पढ़ाई जाती है कि डाई इलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना है जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो। भाई बैटरी क्या काम करती है? बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। अब तुम लोग जानते हो जैसे डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर एंटर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तुम लोग जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसके अंदर की वो डिक्रीज कर जाएगी। कितने टाइम्स? के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। जितना भी इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी। तुम लोग जानते हो डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है जिसकी वजह से डिक्रीज करती है। अच्छा, ई अगर घटेगा तो तुम लोग जानते हो वी भी अपने आप घटेगा। तो इनिशियल से के टाइम्स वी भी कम हो गया है। के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होती है, के टाइम्स पोटेंशियल भी कम होता है। अब अगर बैटरी लगी होती तो ये जो कम हुआ पोटेंशियल है उसको फिर से उतना ही पहुंचा देती, जिससे वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रही है। पर ये बैटरी इंसर्ट नहीं है, बैटरी हट गई है, तो ये जो के टाइम्स कम हुआ है वो कम ही हो जाएगा यार। पर हाँ, इन दोनों का कैपेसिटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ेगा ही। पर अगर तुमसे कोई पूछे एनर्जी, तुमसे कोई पूछे एनर्जी, तो एनर्जी जानते हो हाफ CV² होता है। और अगर हाफ CV² से हम लोग एनर्जी पे बात करें तो हाफ C की जगह पर आ जाएगा KC0 और V की जगह पर आ जाएगा V0/K का होल स्क्वायर। और यहां से देखो होल स्क्वायर है तो एक के कैंसिल होने के बाद भी ये मिलेगा कि एनर्जी भी के टाइम्स कम हो गई। और एनर्जी का के टाइम्स कम होना, एनर्जी जो के टाइम्स कम हो रही है ये बता रही है कि अगर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक को किसी कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, एनर्जी भी डिक्रीज होगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। पर एक चीज ऐसा है जो ना डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज, वो क्या है? वो ये है चार्ज। चार्ज ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज, क्योंकि ये तो जितना चार्ज हो गया उतना ही चार्ज रहेगा, क्योंकि चार्ज को चलने के लिए रास्ता चाहिए और आगे तो हम कुछ कनेक्ट किए ही नहीं, तो चार्ज जाएगा कहाँ? जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। तुम लोग कह सकते हो सर न्यूट्रलाइज हो सकता है, तो किससे होगा? डाई इलेक्ट्रिक तो इंसुलेटर, उसके पास तो चार्ज होता ही नहीं। तो इसीलिए चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। और यही तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा है, क्या चीज़ सेम रहेगी, क्या चीज़ अनचेंज रहेगी? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? चार्ज। चार्ज अनचेंज्ड रहेगा, चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, MCQ क्वेश्चन आज के लेक्चर का। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमसे क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर, और इन दोनों ही कैपेसिटर सीरीज में है, एक का नाम C1 दिया है, एक को C2। एक को पोटेंशियल V1 तक चार्ज किया गया है, दूसरे को V2 तक। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं क्वेश्चन में जैसा दिया है हमें
कि इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल V2, और बीच में बना है पॉइंट डी पॉइंट। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इस डी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, डी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। हम लोग पढ़े हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस और चार्ज के बीच का रिलेशन। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना, ये V पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अगर मैं तुमसे कहूं ये कौन से कनेक्शन में है, बताओगे सीरीज कनेक्शन में है सर। और सीरीज कनेक्शन में क्या सेम होता है, चार्ज। अगर इस वाले पे Q चार्ज जाएगा तो इस पे भी कितना चार्ज रहेगा, Q। तो दोनों का चार्ज सेम है। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं तो तुम लोग जानते हो मैं लिखूंगा V1 माइनस VD। VD क्या है, इस D पॉइंट का पोटेंशियल, इस D पॉइंट का पोटेंशियल। और ये किसके बराबर होगा, यहां से देखो, अगर V का फॉर्मूला मैं लिखूं तो Q बाई C, तो चार्ज तो वही है Q और C इसका क्या है, C1। इसी तरह इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं लिखूं तो ये होगा VD माइनस V2। ये भी किसके बराबर होगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, V1 माइनस VD डिवाइडेड बाई VD माइनस V2। सिमिलरली Q अपॉन C1 डिवाइडेड बाई Q बाई C2। Q से Q कैंसिल, C2 ऊपर C1 नीचे, तो C2 अपॉन C1 यहाँ पर आया V1 माइनस VD डिवाइडेड बाई VD माइनस V2। तुम लोग जानते हो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमें निकालना क्या है, VD। ये याद रखना, हमें क्या निकालना है, VD। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, C1 से इसको इनटू किया तो आ गया C1 V1 माइनस C1 VD। सिमिलरली C2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो C2 VD माइनस C2 V2। VD निकालना है तो VD को एक साइड करते हैं, तो VD वाले टर्म एक साइड, बिना VD वाले एक साइड। C1 V1 इधर माइनस में तो इधर आया प्लस में, C2 V2, C2 VD प्लस, देखो माइनस था इधर आया प्लस, C1 VD। अब बताओ VD कॉमन हो जाएगा, C1 V1 C2 V2 VD कॉमन, यहाँ आया C2 प्लस C1। C1 प्लस C2 लिखो, C2 प्लस C1 लिखो, कुछ भी लिखो, बात वही है। VD निकालने के लिए इसको डिवाइड में भेजोगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये आया D पॉइंट का पोटेंशियल और ये है आपका ऑप्शन नंबर C। सो ऑप्शन नंबर C इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, तो लिख लेते हैं पहले कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। 100 वोल्ट पे चार्ज कर रहे हैं, सो पोटेंशियल इज 100 वोल्ट एंड देन इट्स प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय वायर। हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट एनर्जी निकालना है। तुम लोग जानते हो कैपेसिटर जितनी एनर्जी स्टोर करेगा उतना ही तो हीट देगा। तो जितना ज़्यादा कैपेसिटर कैपेसिटेंस से एनर्जी स्टोर करेगा, जिसका फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो, U इज इक्वल टू हाफ CV²। जितनी एनर्जी होगी उतनी हीट होगी, जितनी एनर्जी उतनी ही हीट। तो हाफ C की जगह पर 2 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। अब V की जगह पर 100 का स्क्वायर।
यहाँ से देखो 2 1 जा 2 कैंसिल, 10 टू दी पावर -6, और ये देखो 2 0 हैं, स्क्वायर हुआ तो 4 हो गए, तो 10 की पावर 4, तो यहाँ से आया 10 की पावर -2 एनर्जी है। अब तुम लोग जानते हो जितनी एनर्जी स्टोर करेगा वही तो हीट एनर्जी होगी, तो इसको मैं हीट एनर्जी के इक्वल लिख दिया, और 10 की पावर -2 को लिखते हैं 0.01 जूल। तो दिस इज योर आंसर, एंड ये ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलते चलते एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पे आ गया है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 2 कॉपर स्फीयर्स, 2 कॉपर स्फीयर, एक ये दूसरा ये, वन इज हॉलो, खोखली है, एंड अदर इज सॉलिड, भरी हुई है यार पूरी, और तुमसे कह रहे दोनों का रेडियस भी सेम है, रेडियस आर, रेडियस आर। अब कह रहे हैं कि अगर दोनों को सेम पोटेंशियल के लिए चार्ज कर दे, सेम वी, तो किसके पास चार्ज ज्यादा होगा? तुम लोग जानते हो यार, सॉलिड हो, हॉलो हो, अगर स्फीयर है और कंडक्टिंग है, सबसे बड़ी बात कंडक्टिंग है, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो तुम लोग जानते हो कंडक्टिंग स्फीयर में सारे चार्ज, चाहे हॉलो हो तो भी सरफेस पे होंगे, सॉलिड हो तो भी सरफेस पे होंगे, और सरफेस पे कंडक्टिंग स्फीयर के लिए वी का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, ये होता है वी का फॉर्मूला। ये पहले के लिए भी वही होगा, दूसरे के लिए भी वही होगा, के क्यू अपॉन आर। चलो मान लेते हैं कुछ देर के लिए इसके पास चार्ज Q1 है, इसके पास Q2, पता लगाते हैं किसका चार्ज ज़्यादा है। पर याद रखना ये दोनों V है क्योंकि सेम पोटेंशियल है। अच्छा, अगर मैं इनको डिवाइड करूं, V को V से डिवाइड करूं, तो तुम लोग जानते हो 1 आएगा। V को अगर मैं इन दोनों के पोटेंशियल को डिवाइड करूं, तो तुम लोग जानते हो आंसर 1 आएगा। के Q1 अपॉन आर, के Q2 अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, के से के कैंसिल, वी से वी कैंसिल, यहाँ आया 1 और यहाँ आया Q1 अपॉन Q2। Q2 को मल्टीप्लाई में भेजो, क्या मिलेगा? Q2 इज इक्वल टू Q1। इसका मतलब क्या है? दोनों के पास सेम चार्ज होगा, बोथ विल हैव इक्वल चार्ज। ऑप्शन नंबर सी, एक बार फिर से, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, और MCQ क्वेश्चंस लेके आएंगे, धीरे धीरे केस स्टडी भी लाएंगे, टॉपिक्स भी लेके आएंगे, उनको पढ़ाएंगे जैसे जैसे टाइम निकलेगा। ठीक है, ओके, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम।